भाई बिल्कुल शक्तिमान जी ने ही लिखा, शक्तिमान जी ने ही डायरेक्ट किया, खुद सकीना जी ने खुद को डायरेक्ट किया, यही सब होता रहा। हम तो बैठे हैं बस ऐसी तालियां बजा रहे हैं। मैं तो उस वक्त तक मुझे लगा ही नहीं था, हुकूमत रिलीज हो गई थी पर मुझे लगता ही नहीं था मैं डायरेक्टर बनाऊं। सांप सीढ़ी में जैसे ऊपर चले जाते ना, ऊपर ही जा रहे थे, पता ही नहीं था कि 99 में सांप आने वाला है। वो नहीं हो पाया चमत्कार जो मेरी पिछली 7 फिल्मों में हुआ था। मैंने कहा भाई आप 50,000 लोग चाहिए, मैं खाना भी नहीं दे सकता, पानी भी नहीं दे सकता, मैं तो पंजाब में हूँ, खाना पानी आप मुझे दो, इतने ही पैसे हैं, या तो आप हीरोइन को दे दो या आप अमरीश जी को दे दो। ईयर 1964 की बात है। 5-6 साल का एक लड़का अपने दादा के साथ मेरठ में एक शादी में गया था। शादी शुरू होने में 10 मिनट थे। इस लड़के को फिल्मों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि अपने दादाजी को जिद करके थिएटर में लेकर गया और वहाँ पर देखी फिल्म गंगा की लहरें। और यहाँ से फिल्मों का चस्का ऐसा लगा कि 18 साल की उम्र में मुंबई आ गए। यहाँ पर आकर B.R. चोपड़ा को कुछ फिल्मों के लिए असिस्ट किया, जिसमें द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्म भी शामिल है। और आगे चलकर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाई। जी हाँ, इनकी 2 फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर इतना कलेक्शन कर लिया है कि इस तरह की फिल्में कोई डायरेक्टर अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं बना पाते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी। वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गदर 2 को के द्वारा आप लोगों ने इतनी दफ़े उसको देखा, गदर 2 के द्वारा आप लोगों ने भारत में गदर मचवा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम का गदर कहूँगा मैं इसे, आपकी प्रेम का गदर। अनिल शर्मा जी, बॉलीवुड ठिकाना का हमारा ये जो शो है ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना, इसमें हम सेलिब्रिटीज से उनकी पर्सनल मतलब जर्नी के बारे में भी जानते हैं। तो आपके फिल्मी करियर के बारे में हम जाने उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा था, कहाँ से हैं बेसिकली आप और मुंबई कब आए? देखिए, मैं हूँ मथुरा का रहने वाला, कृष्ण कन्हैया की नगरी का रहने वाला। माता गली, होली वाली गली, होली गेट के अंदर मथुरा में मैं रहता था। मेरे ग्रैंडफ़ादर पंडित डालचंद जोशी जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। पापा केसी शर्मा जी बॉम्बे आए थे और वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन उनका फ़िल्मों में काफ़ी रुझान था और उन्होंने यहाँ के फ़िल्में भी बनाई। और मैं मथुरा में अपने ग्रैंडफ़ादर के साथ पढ़ता था और फिर वहाँ से 12th करके बॉम्बे आया पढ़ने के लिए और यहाँ खालसा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और यहाँ मैंने बीएससी किया। और ये गंगा की लहरें वाला क्या किस्सा है, ये बताइए ना। अरे वो क्या था कि अब हम मथुरा में थे, छोटे 5-7 साल का होऊंगा मैं। फिल्म में कभी थे सिनेमा हॉल में घुसा नहीं था, तो वहाँ कभी कभी दिख जाते थे सिनेमा हॉल, लगता था ये क्या चीज़ क्या है। वो ज़माने में सिनेमा में जाना अच्छा नहीं माना जाता था, सिनेमा दिखाना। तो हम गए मेरठ में एक शादी में, तो बगल में एक टॉकीज था, वो तो थोड़ा सा टाइम था शादी में, तो मैं थिएटर देख के मचल रहा था, मुझे अंदर जाना है अंदर जाना है। मैं अंदर गया तो देखा एक काला सा एक स्याह डब्बा बड़ा सा, उसमें बहुत से बैठे हुए लोग जिनके के शेडोज़ दिख रही थी और पर्दे पे एक भागती हुई लड़की और एक गाना चल रहा है गंगा की लहरें, और वही मुझे याद है। वो गाने से ही मैं समझ पाया ये कौन सी फिल्म। और आपने वो फिल्म बस 10 मिनट के लिए देखी? 10-15 मिनट मैंने फ़िल्म देखी। तो एनीवे मैं बॉम्बे आया, जहाँ पढ़ाई की, फिर हालात ऐसे हुए कि चोपड़ा साहब के साथ असिस्टेंट हुआ। मैंने सोचा कि मुझे फ़िल्मों में स्ट्रगल करना है, फ़िल्मों में डायरेक्शन पाना है। तो एक ब्रोकर हुआ करते थे मथुरा दास जी, वो मुझे लेके एक प्रोडक्शन हाउस में गए महालक्ष्मी में, तो वहाँ मैं गया। तो वहाँ एक प्रोड्यूसर के यहाँ मैं कहानी सुनाने गया। तो कहानी सुनाने गया तो वहाँ मैंने एक पोस्टर देखा तो मैं जानता नहीं था ये कौन सी, पोस्टर पर लिखा था गंगा की लहरें। मैंने कहा ये तो गाना मेरा सुना हुआ गाना है। तो गाना थोड़ा गुनगुनाया मैंने, मेरा आपकी फिल्म थी? बोले हाँ। इत्तेफाक की बात है, मैंने लाइफ में पहला विजुअल आपकी पिक्चर का देखा और लाइफ में पहली बार काम मांगने में आपके पास ही आया। ये क्या कनेक्शन हो सकता है, मैं नहीं समझ पाया। बहरहाल उनकी कंपनी तब बहुत उसमें थी, ऐसी थी नहीं, वहाँ मैंने काम नहीं हो पाया मेरा। वो दूसरी बात है, कनेक्शन की बात है। उस फिल्म में थे धर्मेंद्र, अच्छा। गंगा की लहरें में। और देखो ज़िंदगी में धर्म जी के साथ मेरी इतनी पिक्चरें हुई। ये कॉस्मिक कनेक्शन समझ नहीं आता लाइफ का, ऊपर वाले का इशारा क्या था वो नहीं मैं समझ पाया। लेकिन हाँ, वो 15 मिनट थे जो मैंने, 15 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट वो जो भी थे, वो फिल्म मैंने देखी वहाँ पे। और फिर थोड़ी देर में हम लोग थिएटर छोड़ के आ गए। कमिंग टू योर जर्नी,
असिस्टेंट डायरेक्शन की शुरुआत कैसे हुई? बी आर चोपड़ा से पहली मीटिंग क्या थी और किस फिल्म पे पहला सीन कौन सा था जिस पर आप एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर थे? मेरे पापा बी आर चोपड़ा, मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे पिता एस्ट्रोलॉजर थे किसी शर्मा जी, और वो फिल्म प्रोडक्शन में आना चाहते थे। उन्होंने एक मीरा शाम करके पिक्चर बनाई थी, और तब तो मैं पढ़ रहा था, बॉम्बे आई था, थोड़ा थोड़ा वो मैंने शौक़ था फिल्मों का, तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन का मैं देखता था क्या होता है, कैसे होता है, वो सब था। एक महेंद्र सरल जी हुआ करते थे उन दिनों, एडिट सब असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे शायद माधुरी में, वो हमारे घर बहुत आया करते थे। उनके क्योंकि पत्रकारों के रिलेशन होते हैं एक्टरों से, डायरेक्टरों से, और वो तो उस ज़माने में हिंदी पत्रकारिता, माधुरी मतलब बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा लेवल होता था। तो उनके रिलेशन थे, बी आर चोपड़ा साहब से पापा के रिलेशन थे। तो मैंने उनको बोला एक दिन, महेंद्र सरल जी को, कि मैं पापा के साथ वो कुछ फिल्म का चल रहा था उनका, मगर हो क्या रहा था कि वो कहानी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक कहानी सुना देता हूँ उनको। मैं पढ़ रहा था तब। तो उन्होंने चोपड़ा साहब से बात की, शर्मा जी का बेटा है, बोले यार 20 साल का लड़का है सर। उन्होंने बोला कि चलो बुला लो, देखते हैं, शायद यूथ है, यंग है, ऐसी उनकी थिंकिंग थी। उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया। मेरे पास कोई कहानी नहीं थी, मैंने 2 दिन में एक कहानी कैसे 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 करके बनाई, और बना के मैं उनके पास गया, और 6:30 बजे उन्होंने कहानी शुरू की, 10:30 बजे तक, 9:30 10 बजे तक वो मेरे साथ थे कभी। और इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे, और कहानी सुनते सुनते सुनते, और बोले कि बहुत अच्छा है, तुम्हें कॉमेडी का फ्लेयर बहुत अच्छा है, ये वो बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर मैं तो कोई राइटर हूँ नहीं, मैं तो आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। ऐसी जोड़ तोड़ करके मैंने कहानी बना ली है, मुझे राइटर नहीं बनना है। तो एकदम शॉक्ड हो गए। तो अगर मैं बेवकूफ़ था, अगर अकल वाला होता तो उसी दिन उनको वो कहानी बेच देता, लेकिन शायद कहानी बेच देता तो राइटर ही रह जाता। डायरेक्शन का वो नहीं आता। जहाँ तक स्टोरी टेलिंग की बात है, क्या आपने अपने दादा से सीखी स्टोरी टेलिंग? वो क्या था कि मथुरा में जब मैं छोटा था, हाँ। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर, जैसा मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजर थे, पंडित डालचंद जी। तो वहाँ बहुत सारी कल्याण आया करते थे, गीता प्रेस ग्रुप पूरे बहुत सारे पंडित आया करते थे। तो मैं भागवत की कथाएँ बाबा मेरे बहुत सुनाते थे। तो बचपन में जब मैं 14-15 साल का था, 9th क्लास में जब मैं पहुँचा, तब तक मुझे भागवत की सारी कथाएँ कंठस्थ याद हो गई थी। हर कहानी, हर कथा, वो श्लोकों के रूप में नहीं, संस्कृत के रूप में नहीं, स्टोरी के रूप में। तो बाबा के पास बहुत सारे लोग आया करते थे, बड़े-बड़े जोशी, बड़े-बड़े पंडित। तो बाबा मुझे बोलते थे, चल तू कहानी सुना, नचिकेता की सुना, ध्रुव की सुना, बाल कृष्ण की सुना। ऐसे उनके बचपनों की कहानियाँ मुझसे बोलते। वो प्रैक्टिस थी आपकी स्टोरी टेलिंग की। वो मैं सुनाता रहता था, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन डाल देता था, नया-नया साइंस शुरू हुआ था। मुझे वो सब गधे लगते थे, बेवकूफ़ी थी मेरी। भैया इनको क्या मालूम है पंडितों को, यार पीले कपड़े पहन के ये वो, इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें आती थी, जो आज मुझे लगता है कि वाक़ई ये सब बेवकूफ़ाना बात है, बचपन के मन को जैसी बातें आती है। क्योंकि मुझे लगता था कि भागवत तो ये सब कहती नहीं है, भागवत तो कुछ और कहती है। भागवत तो आपको किसी में बांधती नहीं है। कृष्ण की कथा है, कृष्ण तो आपको कहीं बांधता ही नहीं है, कृष्ण तो आपको स्वतंत्र करता है। कृष्ण कहीं नहीं बांधता आपको, कृष्ण तो कहता है मन से चलो, आनंद से चलो, किसी का अहित मत करो और अपना भी अहित मत करो। तो कृष्ण का कैरेक्टर तो बहुत अलग है, और मैं उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ देता था, लेकिन उनको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती। कई बहन तो ऐसा बोलती, इवन पापा को बॉम्बे में भी आके एक बहुत बड़े बहन ने बोला, इसको हमारी गोदी में दे दो, ये तो हम इसको मेहनत बना देते हैं। अनिल जी, धर्मेंद्र वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार जिन्हें आपने देखा था। कैसी थी वो पहली मीटिंग उनके साथ? हम लोग आर के स्टूडियो में शूट कर रहे थे, पहला दिन था बर्निंग ट्रेन का, धर्म जी आने वाले थे, तो मेरे को कॉस्ट्यूम का काम दिया गया था। तो राज कपूर साहब का रूम है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, एकदम कॉर्नर में हुआ करता था, अब तो स्टूडियो नहीं रहा। तो उसका बड़ा सा कमरा था, उस कमरे में बड़ी सी यादें थी राज कपूर साहब की। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उस कमरे में मैं घुसा, और मुझे यही पता लगा कि यहीं राज कपूर साहब बैठते थे, और ये कमरा किसी को नहीं देते सिवाय धर्मेंद्र के। अगर राज कपूर उस कमरे को, या तो दिलीप कुमार आए तो उनको कमरा मिलता था, देव साहब कभी आए तो कमरा मिलता था। इन तीनों के अलावा अगर राज कपूर शूट नहीं कर रहे हैं तो ये कमरा किसी को नहीं मिलता था, बंद रहता था। किसी भी स्टार को नहीं मिलता था, इवन उनके भाइयों को भी नहीं मिलता। ये धर्मेंद्र का स्टारडम था उस टाइम में। ये ऐसा मुझे कहा गया था, इन शम्मी शशि कपूर को भी वो नहीं मिलता, ऐसा कहते थे उस वक्त। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो उस कमरे में मैं था, उस कमरे को मैं फील कर ही रहा था, धर्म जी के कपड़े टंगवा रहा था,
पति पत्नी वो पिक्चर की थी, छोटी सी, स्टार्ट टू फिनिश है, इतना एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहा था, तो वो कर रहा था। तो अचानक क्या होता है ना, कोई जब आंधी आती है तो हवाएं कैसे दूर तक चली जाती हैं। अचानक धर्मेंद्र की वैन आई उनकी, और एक सरसराती सी हवा आई पूरे स्टूडियो में कि धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया। और वो हवा फर्स्ट फ्लोर के कॉर्नर वाले रूम में मुझ तक भी पहुंची कि धर्मेंद्र आ गया। मैंने आप देखा ना ताब, मैं वहाँ से भागा, कमरा भी बंद नहीं, भागा सीढ़ियाँ करते 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 नीचे पहुँचा। तो मैंने क्या देखा कि ये स्टूडियो का गेट है, मतलब जहाँ फ्लोर है, यहाँ वैन खड़ी है, और यहाँ से चोपड़ा जी ऐसे वॉक करते हुए जा रहे हैं, और मैं यहाँ के खड़ा हो गया, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, एक वैन का दरवाज़ा खुलता है, मेटाडोर का, जो वैनिटी वैन, जो जिस तरह वैनिटी नहीं होती थी, वॉक्स वैगन बोलते थे उसको, उसका दरवाज़ा ऐसे खुलता है और चोपड़ा जी ऐसे जाते हैं, और उस दरवाजे में से मुझे धर्म जी दिखते हैं, और सामने उनके हेमा जी बैठी, धर्म जी बैठे हैं, और ये सामने वो, मैं ऐसे देख रहा हूँ। वो पहली बार देखा, इनमें कुछ बातें हो रही हैं, हंसी मजाक। 1 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा, और कम से कम 100, 150, 200 लोग स्टूडियो को थे, सब ऐसे खड़े हुए देख रहे हैं उनको, जितना जूनियर आर्टिस्ट था वो सब ऐसे खड़े देख रहे हैं धर्मेंद्र को, मंत्रमुग्ध हुए पड़े हैं। और थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि दरवाज़ा बंद हुआ और वो वैन जाने को ही, मैंने कहा तो उतरे ही नहीं। और मैंने कहा क्या हुआ, तो मेरे किसी असिस्टेंट ने बताया ऐसे ऐसे शायद कल आएंगे। तो मैंने कॉल शीट दी, नया चलन कॉल शीट देने का हुआ था, वो जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने फट ऐसे कॉल शीट पे लिखा, और भागते भागते दरवाजे तक गया जहाँ के RK स्टूडियो का मेन गेट था। इत्तेफाक से वो मेन गेट खुला नहीं था, क्योंकि बाहर कोई गाड़ी लगी हुई थी। तो गाड़ी आके उनकी रुकी, मैंने कहा सर सर सर, तो गाड़ी उन्होंने रोकी, दरवाज़ा खोला, दोनों बैठे, क्या है की है, तो मैंने कहा सर वो कॉल शीट, बोले एक ही होती है। तो कॉल शीट का चलन ही नहीं था। तो बोले कल सुबह का प्रोग्राम है, ऐसे उन्होंने देखा, बोला ये चोपड़ा जी ने बता तो दिया मुझे कल कितने बजे आना है, ऐसा इन्होंने बाढ़ दिया। और फिर मैं ऐसे देखता रहा, फिर मेरी तरफ ऐसे मुस्कुराए, असिस्टेंट हो, हाँ अच्छा, उन्होंने देखा इतना छोटा सा बच्चा है, हाँ सर अभी पति पत्नी और वो किया, बस ये मेरा आज का पहला दिन है यहाँ का। अच्छा। और पहले ही दिन स्टार ने कॉल शीट फाड़ के हाथ में दे दी। वाह क्या शुरुआत थी। फिर धर्म जी के साथ अच्छी रैपो कब हुई और कब आपने चांस देके के स्टोरी सुनाई? मुस्कान उनकी इतनी अच्छी थी, उसके बाद वो मुझे आज तक भूले नहीं, क्योंकि वो मैं उनको ऐसे देख रहा था, और हेमा जी बगल में थी, ऐसे देख रहा था जैसे कि कोई आपको ईश्वर को देख लिया हो आपने, ऐसा फील था। वो जो स्टारों का जो फील था ना, वो फील मथुरा से आने वाले, बम्बई पहुंचने वाले एक बच्चे के अंदर होता है। मुंबई में जो लोग पैदा हुए और जिन्होंने स्टार्स को बचपन में देखा, उन्होंने वो एहसास, बेचारों की बदकिस्मती ये कर ही नहीं पाए कभी, क्योंकि चलते फिरते देखते ही रहे, रोज़ उनके को पहचान वाले देखते रहते हैं। तो उनमें वो आज भी वो बाराबंकी से आए और यहाँ एक्टर को देखे। मुझे मालूम है, मैं बाराबंकी में अभी शूटिंग कर रहा था उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष बाहर आया और लड़कियां खड़ी हुई थी, और बाराबंकी की लड़कियां, उत्कर्ष, वो लड़कियां देख के ऐसे शिवर कर रही थी उत्कर्ष को देख के, क्योंकि उनके लिए स्टार पहली बार देखा। जब उत्कर्ष तो कोई इतना बड़ा स्टार नहीं, नया बच्चा है काय का, लेकिन फिर भी फिल्म एक्टर है। मैंने ऐसा शिवर करते हुए देखा कि ऐसा लगा बेहोश हो जाएंगी। और उनको पानी वानी पिलाया गया, ये किया, स्पॉट बॉय बोला भैया जरा इनका थोड़ा ख्याल रखो, फोटो खींचे, ये खींचे, वो खींचे। उत्कर्ष ने सबको टेक केयर किया, तब वो वहाँ से मूव हुआ। फिर आपने धर्मपाल जी के साथ बनाई हुकूमत, कैसे उनको कहानी सुनाई, कैसे कन्विंस किया उन्हें? सोच रहा था क्या करूं, तो मेरा छोटा भाई अनुज और वही मथुरा दास जी जिनका मैंने आपको जिक्र किया, मैं शशि कपूर साहब के साथ बैठा हुआ था, और उनके साथ कोई प्रोजेक्ट की ऐसी बातचीत चल रही थी जो मैंने प्लान कर भी रहा था। तो पृथ्वी थिएटर में, तो अचानक हमारे पास एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती, अचानक देखा मेरी एम्बेसडर बाहर आके खड़ी हो गई। अच्छा, मैं तो ऐसा कोई गाड़ियों में घूमता भी नहीं था, मैं तो उस वक्त तक मुझे लगा ही नहीं था, हुकूमत रिलीज़ हो गई थी, पर मुझे लगता ही नहीं था मैं डायरेक्टर बनाऊं। मैं तो ऐसे ही ऑटो पकड़ता था, ऐसे ही पृथ्वी थिएटर में आ जाता था, ऐसे ही बस में बैठ के आ जाता था। आपके अंदर वो फील नहीं किया आपने? स्टारडम नहीं हो रहा था कि मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग ऑल्सो। और मैं तो फटाफट पैदल चलता था, फटाक से बस चढ़ते चलते चढ़ जाता था, उतर जाता। ये दिमाग में था ही नहीं कि आप डायरेक्टर हो यार, आप फलाना और कौन। वो ऐसी तस्वीरें छपती नहीं थी, वो ज़माना कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। नाम से मेरे को सब जानते थे, शक्ल से कौन जानेगा, शक्ल से जानने का कोई रास्ता नहीं था। तो पृथ्वी थिएटर में बैठा हुआ था,
शशि कपूर साहब आए, मैं उनके ऑफिस में चला गया, सामने उनका गप्पे मार रहा था कि देखा मेरी गाड़ी आके रुकी, कि मेरा भाई और मथुरा दास उतरे और बोले कि कुछ काम है आपसे। तो हम लोग बाहर निकले, गाड़ी में बिठाया, बोले क्या काम है। और मेरे को धर्म जी से मिला, टाइम लिया है आपका, किस लिए, क्यों, मैं बात ही कर रहा हूँ कि वो तो धर्म जी का घर आ गया। अच्छा, सामने से लेके गए? हाँ, लेके गए। तो बोले उनको कहानी सुनानी है। मैं कहानी, कौन सी कहानी सुनाऊँ, मेरे पास कोई कहानी नहीं है, धर्मेंद्र करेंगे मेरी पिक्चर। धर्म जी के घर में मुझे ले गए, नीचे उनके हॉल में एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो मीटिंग करते थे। धर्म जी मुझे एक दिन मिले थे, बेताब की मिक्सिंग चल रही थी, मेरी भी मिक्सिंग चल रही थी, बंधन कच्चे धागे, तो राजकमल में मिले थे। बर्निंग ट्रेन के बाद उससे कभी मिले ही नहीं। तो बहुत बोले बड़ा अच्छा है ये। तो वहाँ मैं बैठा हूँ, तो उनका भाई जो अजीत से बोले तूने क्या पिक्चर बनाई श्रद्धांजलि। धर्म जी को भी मैंने बोला बहुत अच्छी है। मेरे को थोड़ी हिम्मत आई कि चलो यार, इन्होंने मेरी श्रद्धांजलि देखी है, ये वो सब है। तो अब मैं बैठा हूँ, क्या इनको सुनाऊँ। मन में मैंने कहानी को कप करना शुरू कर दी, वहीं पे बैठे बैठे कहानी शुरू की। तो 15 मिनट लगा दिए धर्म जी ने नीचे। वो अच्छा रहा। वही 15 मिनट से इतने हुकूमत बना दी। क्या बात है। नीचे आए, मैंने 5 मिनट में उनको कहानी सुनाई। मैंने कहा ऐसे ऐसे एक पुलिस ऑफिसर है, ऐसे ऐसे ये उसका कन्फ्रंटेशन, ये है कहानी। धर्म जी को कहानी आइडिया ठीक लगा, स्टेट की हुकूमत की कहानी राइट है, करेक्टर भी एकदम अलग है। तुम डन हो गई हुकूमत। और हुकूमत कहते हैं कि धर्मपाल जी की सबसे बड़ी कमबैक थी। बहुत बड़ी हिट थी। उस टाइम धर्मपाल जी की थोड़ी फिल्में इंडस्ट्री कमबैक ठीक नहीं कहती चल है, रही थी। लेकिन हाँ, वो इंडस्ट्री में तो ऊपर नीचे होता रहता है, इंडस्ट्री ऐसे कहती है। पर धर्मेंद्र था, at the age of 55 we gave the biggest blockbuster of that year। और आगे चल के आपने और फिल्में धर्मेंद्र के साथ ही बनाई। जी, हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, फरिश्ते, और भी उसके बाद मेरे प्रोडक्शन में पुलिस वाला गुंडा, फिर अपने। हुकूमत की अगर बात करें तो इस फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर को भी आपने काम दिया था, और वो तब नए नए एक्टर थे। आपने कैसे उनके टैलेंट को पहचाना? अभी एकदम नए थे जी, नए थे। उनको कोई जानते नहीं था। हुकूमत इनफैक्ट उनकी पहली या दूसरी फिल्म, सेकंड फिल्म है। मैं क्या था, मैं मिक्सिंग कर रहा था राजकमल में, और वहाँ पर अड़सठ की भी मिक्सिंग हो रही थी। तो वहाँ मैंने इनके रशेस देखे। अच्छा। उनकी पहली फिल्म थी। तो मैं, हुकूमत की कास्टिंग चल रही थी मेरी, मैंने इनको तुरंत बुलाया। मैंने देखा, 2-4 डायलॉग इनसे करा के देखे। ये चप्पल में आए थे, पजामा थे, इन्होंने जीवन में कभी जूता नहीं पहना था, बूट नहीं पहने थे, कभी सूट नहीं पहना था, कभी ओवरकोट नहीं पहना था, हैट नहीं पहना था। तो मैंने इनका लुक वुक टेस्ट कराया, हैट वैट ओवरकोट, जूते कभी पहने नहीं। तो इतना भला आदमी और इतना टैलेंटेड इंसान जिसका नाम था सदाशिव अमरापुरकर, मैंने इनको बोला कि आप ये सूट ले जाओ, आप ये ओवरकोट ले जाओ, आप ये बूट ले जाओ, 1 हफ्ते तक घर में यही पहनो। जस्ट उसकी हाँ, बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाए, ताकि पता तो लगे सूट कैसे पहना जाता है, टाई कैसे पहनी जाती है, कैरी कर पाए। तो ये जो है घर में ओवरकोट पहन के रहते थे, सूट पहन के रहते थे। बोले मैं 2-3-4 घंटे रहता ही हूँ। मैंने 2 जोड़ी इनको सूट दे दिए, और 2 जोड़ी ओवरकोट दे दिए, और 1 जोड़ी जूता दे दिया। मैंने कहा ये हो धुलवाओ और दूसरे दिन पहनो, ये अगर गंदा हो जाए मगर पहनो, चलते रहो इसी में। कहीं बाहर जाना है तो इसमें ही जाओ, कहीं भी जाना है इसमें। आपको लगे कि ये ओवरकोट अब आपके जीवन का हिस्सा है, और ये हैट आपके जीवन का हिस्सा है, ऐसा लगना चाहिए। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग थी उनकी ये कपड़ों के साथ में। और रति अग्निहोत्री इस फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म बनकर रिलीज हुई तब तक रति अग्निहोत्री इंडस्ट्री से रिटायर भी हो गई। फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी क्यों थी ये 6 महीने तक? काफ़ी 2 दफ़े रिजेक्ट हुई फिल्म। अच्छा। और डिस्क्लेमर उसके हुकूमत से ही शुरू हुए थे। अच्छा। उससे पहले जो डिस्क्लेमर नीचे स्मोकिंग के या जो भी आते हैं। जो ऊपर पहला जो डिस्क्लेमर, अच्छा, स्टार्टिंग में जो आ जाता है, हिंदुस्तान, भारत और भारत की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये डिस्क्लेमर। तो क्या था, वॉयलेंस के लिए। और उन दिनों बहुत टेररिज्म चल रहा था पंजाब में, तो लोगों को, सेंसर को लगता था हमने उससे इंस्पायर होकर पिक्चर बनाई है, हम उनको इशारा कर रहे हैं। ये और भारत में ऐसा टेररिज्म चल रहा है, ये भारतीय सरकार ऑफिशियली नहीं मानने को तैयार थी। रोज़ तो मर्डर हो रहे थे, रोज़ तो कत्ल हो रहे थे। लेकिन तो फिर 2 दफ़े हुई। तो फिर हमें वहाँ के जो चेयरमैन साहब थे, के.एन. सिंह साहब के छोटे भाई थे, और बहुत निहायत ईमानदार आदमी थे। तो हमने बोला अब क्या रास्ता है।
तो उन्होंने बोला इसका पहला एक ही रास्ता है, डिस्क्लेमर डालो, अमेरिका में ऐसा होता है, लीगल तरीका है कि भाई इसका इंडिया और इंडिया से इसका कोई जीवंत करेक्टर नहीं है, और इंडिया और इंडिया की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ये इंडिया है ही नहीं, नाम सारे फेक है, ये कोई दुनिया का कंट्री है, डोंट से दिस इज इंडिया। ऐलान जंग तो हमने वो किया, तो वो आया, डिस्क्लेमर डाला गया, कहने को 2-4 डायलॉग थे भारत के, वो चल गए, लेकिन वो कोई और भारत होगा, कोई और हिंदुस्तान होगा, ये इंडिया नहीं है हमारा। और फिर भी हमारी पास हुई तो इतने सारे कट्स के साथ पास हुई। फिर हम ट्रिब्यूनल में गए दिल्ली, वहाँ जाके जज ने पास की हमारी पिक्चर, इट टुक 6 months। लेकिन वेट वो है ना, कह सकते कि अच्छी थी कि वेट के बाद जो रिजल्ट आता है वो अच्छा ही आता है, जैसे हमारे इंटरव्यू का भी आएगा। ऐलान जंग फिल्म के लिए कहते हैं कि धर्म बाजी के लिए इस फिल्म को शूट करना बहुत मुश्किल था, पर्सनल लाइफ में उनकी बहन बीमार चल रही थी, ऐसा कुछ था? वो फरिश्ते के दौरान हुआ। अच्छा। फरिश्ते के दौरान जब फरिश्ते शूट कर रहे थे, हम श्रीनगर में थे, तो ऐलान जंग तो बहुत स्मूथ शूट हुई, मेरे सबसे 6 महीने में पिक्चर खत्म हो गई थी। मोस्ट हुकूमत रिलीज हुई थी, हुकूमत के अच्छे खासे पैसे आए थे, तो फटाफट, ना पैसे की प्रॉब्लम ना किसी की प्रॉब्लम, फट पिक्चर खत्म हुई। और धर्म जी को बहुत फेथ आ गया था हुकूमत से। फरिश्ते जब मैं कर रहा था तो उस वक्त उनकी बहन की बहुत तबीयत खराब थी, तो बीच में उनकी डेथ भी हो गई, तो फिर वो बॉम्बे वापस आए। तो उस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब थे, इमोशनल आदमी है धर्म जी, तो कितने डिस्टर्ब होते हैं। परिवार के लिए वो हमेशा है। कहते हैं कि फरिश्ते के दौरान फिल्म मेकिंग में भी काफ़ी ट्रबल आया था आपकी और प्रोड्यूसर की, इतनी सतीश औरे जी और वो सारा। वो सब चीज़ें ठीक है, वो एल्डरली लेडी थी, अब उनको भी कोई इतना एक्सपीरियंस था नहीं, पर अच्छी थी, बहुत अच्छी लेडी थी। बोनी कपूर की जो सास है वो जी। अब वो 2-4 चीज़ें मीडिया ने बढ़ चढ़ के बोल दी, कभी उनको कुछ, तो कुछ नहीं है बेचारी शिवाज, वो तो लास्ट डे तक जब तक थी वो, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड हर एज ए ह्यूमन और एज ए पर्सन, एज ए प्रोड्यूसर, शी वॉज वंडरफुल लेडी। फिर तहलका फिल्म आई, उसने भी तहलका मचा दिया। हाँ, उसने भी तहलका, नसरुद्दीन शाह बिकनी में लोग शॉक्ड हो गए, जावेद जाफरी बिकनी में, आदित्य पंचोली बिकनी में, लोग पागल हो गए, बोले ये है क्या? हाँ। ये कैसे? सब आज तक मुझसे सवाल करते हैं, नसीर को आपने बिकनी में कैसे कन्विंस किया, बताइए। ये बोलता है कि भाई जब आप मुझे फटा कुर्ता पहनाते तो मैं कुछ सवाल करता हूँ, या आज मुझे बिकनी पहना रहे हो तो क्या मैं क्यों सवाल करूँ? डायरेक्टर है, करेक्टर दे रहा है, मैं करेक्टर प्ले कर रहा हूँ, रियल लाइफ में थोड़ा ही कुछ कर रहा हूँ। और ये मेहतरा आपका काम कर गया, क्योंकि आपके काम पर लोग ट्रस्ट करने लगे थे, आपकी फिल्में, आपका करियर बोल रही थी। मेरी 7 फिल्में ईश्वर की कृपा से, माँ, इसके बाद तहलका, माँ आई, माँ 7 फिल्में ईश्वर की कृपा से लगातार चली थी, विच आई फील मैं बहुत अपने आप को ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद आपने फिल्में क्यों कम कर दी बनाना? उस वक्त क्या था कि ऐसे ही जब आदमी बेवकूफ़ होता है, अकल नहीं होती उसको, मुझे लगा कि मेरी फिल्में बहुत जल्दी मैंने कामयाबी पाली थी, और मैं भी 35-36 का भी नहीं हुआ था, 35 भी नहीं हुआ था कि मेरी 7 फिल्में सुपरहिट हो गई थी 32-34 साल की उम्र में, तो और अच्छी जगह हो गई थी, नाम सब कुछ था, पैसा घर सब हो गया था। तो मुझे लगा मुझे एक स्टूडियो बनाना चाहिए। अच्छा। मुझे लगा मुझे VFX स्टूडियो खोलना चाहिए, यूनिवर्सल जैसा स्टूडियो, क्योंकि आदमी विदेश जाने लगता है, इधर उधर जाने लगता है, लोगों से मिलते हैं, तो बस वो दिमाग उस तरफ चला गया। अपने प्रोडक्शन में कुछ पिक्चरें बनाई मीनवाइल, जिसमें मैंने तवज्जो नहीं दी, वो सब पिक्चरें उल्टी सीधी पड़ती चली गई। और वो प्रोडक्शन हाउस फिर आपने ओपन किया, चलती रही। फिर बाद में मैंने, प्रोडक्शन हाउस तो हमारा ही था, फिर उसमें बहुत सारी स्टूडियो जो आप बना रहे थे, वो स्टूडियो नहीं बन पाया, क्योंकि उस स्टूडियो में बहुत सारा मैंने पैसा और समय खर्च किया। मेरा कहीं से बहुत बड़ा फंड हो रहा था, वो फंड USA से फिजल आउट हो गया। इतनी अकल नहीं थी, कॉमर्स की अकल नहीं थी, फिल्म तो बनाने आती थी, लेकिन कॉमर्स तो कभी सीखा ही नहीं था, और ऊपर वाले ने कोई दुख दिया ही, पहली फिल्म में ही पैसे नहीं थे, उसके बाद तो पैसे आना, पहली फिल्म ही हिट हो गई साली, तो वो तकलीफ कभी रही नहीं, और चीज़ें कभी रही, जीवन इतना स्मूथ था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। और जब इंसान एक लेवल पर पहुंच जाता है तभी वो डिसाइड करता है कि इंडस्ट्री को कुछ नया देते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। तो वो कॉमर्स की हमको समझ नहीं थी, और वो सब मालूम नहीं था दुनिया इतनी चालाक है, क्योंकि हमारे साथ दुनिया बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी, क्योंकि पब्लिक हमारी फिल्म हिट करती चली गई, हम जो सोच रहे थे वो हो रहा था, एक्टरों की भी तकलीफ नहीं, किसी की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था, सब पॉजिटिव, सांप सीढ़ी में जैसे ऊपर चले जाते ना, ऊपर ही जा रहे थे,
वो पता ही नहीं था कि 99 में सांप आने वाला है। तो इस दौरान इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग का भी बहुत चेंज हुआ, डायरेक्टर्स भी नए आए, कहानियां अलग हो गई, वापस आना कितना मुश्किल था? वापस बहुत अच्छा महाराजा लेके आया, उस वक्त गोविंदा नंबर 1 था। तो कैसे कन्विंस किया, वही मैं कह रही हूँ। बहुत ही आसान था। मैं जब 4-5 साल के बाद आ रहा था, वो तो वेट कर रहे थे सब मेरा। हाँ वो तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई, हाँ। क्योंकि मैं, भगवान ने मुझे इतना सफल बना दिया था। हाँ। महाराजा जब पिक्चर उतनी अच्छी नहीं चली, आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा कि व्हाट वेंट रॉन्ग? यू हैड अ बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दैट टाइम। वो हो गया, उसमें मेरा वीएफएक्स बहुत खराब हुआ। मैंने बहुत सब्जेक्ट जो चुना, वो सब्जेक्ट कुछ चीज़ें हो गई। अभी मैं उसको, पिक्चर मेरे हिसाब से राइट थी, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए तो नहीं उतनी चली। लेकिन आज टीवी पे इतना चलती है कि रोज आती है। देखते हैं, थिएटर में नहीं चली। हाँ, रोज इतना थिएटर में, मतलब फिर भी नुकसान नहीं हुआ उस पिक्चर ने, बिजनेस अच्छा किया सबको। बहुत मैंने बॉम्बे सर्किट लिया था उसमें एज ए डायरेक्टर। बॉम्बे सर्किट मतलब हाईएस्ट प्राइस है किसी भी डायरेक्टर का, सब कुछ था। लेकिन वो नहीं हो पाया चमत्कार जो मेरी पिछली 7 फिल्मों में हुआ था। कह सकते हैं कि उस टाइम ऑडियंस का चेंज हो गया था टेस्ट फिल्में देखने का, लव स्टोरीज, अलग तरह की फिल्में चल रही थी। पता नहीं क्या था, कुछ तो था जो मैंने और फिर गाने इतने बड़े हिट हुए। हाँ हाँ, महाराजा के गाने सारे हिट हुए, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कोई चीज़ नहीं कभी राइट बैठ पाती, नहीं बैठ पाई। और आज लोग मेरे को, अभी भी परसों ही कोई बंदा आया था, कहता आपकी महाराजा देख रहा था, क्या पिक्चर थी आपकी, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों नहीं चली। और महाराजा के साथ ही गदर पे काम चल रहा था। गदर चल रहा। कहाँ से ये आइडिया आया कि मैं इस तरह की फिल्म बनाऊंगा, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट रखूं? तो मेरे मन में आ रहा था कि मुझे पीरियड फिल्म बनानी है यार। अच्छा। पीरियड बनानी है। पीरियड पार्टीशन पे करते हैं, इस पे करते मैं कश्मीर फिल्म का एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया। कश्मीर टाइटल था, वो पंडितों के पलायन जब हुआ था, उसमें मुझे एक सब प्लॉट चाहिए था। वो सब प्लॉट में मेरे शक्तिमान जी ने मुझे एक सब प्लॉट दिया, जो आपके राइटर रहे हैं ज्यादातर फिल्मों में। तो वो सब प्लॉट ही मैंने कहा कि भाई ये तो फाइनल प्लॉट के लायक ही है। तो बस उस वहाँ से गदर आई और मुझे लगा ये रामायण है, राम सीता को लेने लंका जा रहा है, ऐसा मुझे लगा। गदर के लिए फर्स्ट चॉइस सनी ही थे या गोविंदा थे? हमेशा से सनी थे। गोविंदा कैसे? बट गोविंदा ने इस कंट्रोवर्सी को एंटरटेन भी किया और उन्होंने कहा है कि मुझे ऑफर की थी लेकिन मैंने मना कर दिया। जी को बहुत गलतफहमी हो गई बेचारे, और नहीं उनको याद रहा होगा क्या था, हम गोविंदा के साथ काम कर रहे थे। तो गोविंदा जी को मैंने कहा कि भाई मैं, एक कहानी आई है, मैंने सनी सर को सुनाई है, और वो तो मुझे बोले क्या कहानी है। ऐसे नीचे बैठे हुए थे, हम दोनों बैठे हुए थे, क्यारी होती है ना पेड़ों की, उस पे बैठे हुए थे वो भी और मैं भी, ऐसी गप्पे मार रहे थे नीचे बैठ के। उनको, उनकी किसी शूटिंग पे मैं गया था, और तो क्या तुम कर रहे हो, मैंने कहा क्या सनी को सुना कोई कहानी, मैंने कहा सनी को एक कहानी सुनाई है ये बोले मुझे सुनाओ। तो मैंने कहानी सुनाई उनको, बोले बहुत ही अच्छा हुआ सनी को सुनाई, मैं तो ये पिक्चर कर ही नहीं सकता था। बस इतनी सी बात हुई। उनके मन में शायद इसलिए था कि मैंने उनको कहानी सुनाई, तो एक्टर को ये लगता है कि उनको कहानी सुनाई, शायद उनके लिए सुनाई होगी। वो ये भूल गए कि मैं पहले सनी को ऑलरेडी सुना चुका था, डन कर चुका था, लेटर हो चुका था, सीन साल डिलीवर हो गया था। अच्छा, इतना कुछ हो चुका था, बट उसके बाद भी ये झूठ लंबा खिंच गया। मैंने उनको बोला कि मैं सनी को कहानी सुना चुका हूँ और सनी के साथ ये पिक्चर कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो वो बताओ मुझे। अभी जैसे जब मैं गदर 2 कर रहा था, तो मैं सलमान से मिला, तो सलमान ने मुझसे पूछा ना कि भाई आप क्या बना रहे हो। तो मैंने गदर 2 की कहानी सुनाई, सुनते ही मुझे बोले ये सुपर हिट है। अच्छा, तो ये ऐसा होता है हमेशा, जो एक्टर के साथ आप उसको सुना देते हो कहानी, ये कहानी है, आपने बोल दिया हाँ ये कहानी है, ठीक है। तो बस, तो इस बात से उनको शायद ऐसा हो गया, उनको लगा शायद उनके जहन में वो भूल गए, बड़े आदमी थे, इतनी सारी फिल्में करते थे उस वक्त, ये छोटी सी बात दिमाग से निकल गई। जिस किसी दिन कभी मुझे मिलेंगे तो ये गलतफहमी में उनकी दूर कर। गदर 2 के बाद कॉल नहीं किया गोविंदा जी ने, बात नहीं की आपसे? नहीं, मेरे से बात नहीं हो पाई। अच्छा, बात करें अगर गदर की, तो हीरो सनी देओल पहले से फाइनल थे। क्या ये फिल्म पहले काजोल को ऑफर हुई थी? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या था, जब हम फिल्म कर रहे थे तो हमने, मेरे मन में बहुत सारी हीरोइनें थी, ऐश्वर्या भी थी, काजोल भी थी, सुष्मिता सेन का भी बहुत सारी लड़कियां थी। सबको हमको कहानी सुनानी थी। 2-3 लोगों ने कहानी भी सुनी, उनको पसंद भी आई। 1-2 लोगों ने मना कर दिया नहीं करनी है। किस कारण? वो छोड़िए, नहीं वो कारण नहीं, मैंने एक आपका ओल्ड इंटरव्यू पढ़ा, उसमें आपने कहा कि कुछ हीरोइनों ने इसलिए नहीं की क्योंकि स्विट्जरलैंड में शूटिंग नहीं थी, कुछ के बजट इश्यूज थे। जो भी व्हाटएवर इट इज, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा।
इंटरव्यू में क्या मैंने बोला मुझे याद भी नहीं है। अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखें ओल्ड इंटरव्यू था। कि कुछ कुछ रीजंस थे। जी। उस ज़माने में ऐसा होता था कि डस्टी फिल्म है, ये है, वो है, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये नहीं है, तो लगता था पुराने टाइप की फिल्म है। ये जो पुराने टाइप की बीमारी है आज ही नहीं है, तब भी थी। लोग कहते हैं ना बड़े पुराने ज़माने की फिल्म है, ये बीमारी तब भी थी। 90s में कहते थे 70 की फिल्म है, अब 22 में कहते हैं 90s की फिल्म है, ऐसे ही है। तो 90s में कहते थे 70s की फिल्म है और अब कहते हैं 90s की फिल्म है। बात वही है, पुराना ये आदत हमेशा की इंडस्ट्री की रही है और 2040 में कहेंगे 20s की फिल्म है। समझिए ना, पुराने ज़माने की है। ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। जी ने, जो नितिन केनी साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि देखो भाई हमने एक हीरोइन से बात की जो एग्री भी थी, उन्होंने बहुत सारे पैसे मांगे। तो हमें नितिन केनी साहब ने कहा कि ऐसा है जी, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, या तो आप हीरोइन को दे दो या आप अमरीश जी को दे दो, हमारा बजट इतना ही है, हम इस बजट में से दोनों में से एक ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं अमरीश जी को लूँगा, हीरोइन में नहीं ले लूँगा, क्योंकि अमरीश जी चाहिए पाकिस्तान के लिए, वो ज़रूरी है, उनके बिना पिक्चर नहीं हो सकती। अशरफ अली वही हो सकते हैं, और वो अगर पावरफुल नहीं, लड़की तो मैं नहीं भी ले लूँगा। फिर हम नई लड़की की तरफ गए और 400-500 लड़कियों के फोटोग्राफ्स आए। 4 महीने तक, 3 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि हमारे पास तो 1 साल बाद की डेट थी सनी की। 3-4 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा। उस प्रोसेस के दौरान अमीषा पटेल जी भी आई और फाइनली हमने 2 दिन इनका ऑडिशन लिया। फाइनली हमने 8, 9, 10 लड़कियां हमने ओके की। हमको लगता था ये शॉर्ट लिस्ट हो सकती थी, जो राइट। जब हमने ये 10 लड़कियां ली तो हम सोच रहे थे कि किसको करें, तो सबने जी में एक सिस्टम था नंबरिंग 2। तो मैंने जब उनका फेस देखा तो मुझे मेरा डायलॉग लग रहा था कि चांद को चक्के नहीं छू सकता, उसके लिए राइट। अमीर घर की लड़की चाहिए, उसके लिए एकदम राइट, सब कुछ राइट। डिक्शन में इशू है क्योंकि वो गुजराती लड़की हैं, मुस्लिम। वो मैंने कहा चलो वो हम डब भी कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कोई इशू नहीं है। अब बेचारी बोस्टन से पढ़ के आई थी, सब कुछ था, वो भारत का 1947 कैसे जानेगी? उसको परफॉर्मेंस में वो नई थी, बुरी नहीं कहूँगा मैं, नई थी और सीखना था उसको। तो एक और लड़की थी जो कि सब चीज़ें ठीक थी, फेस अमीषा जी का डेफिनेटली उनसे बेटर था, लेकिन उस लड़की का तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वाज राइट विद दैट गर्ल, एक्सेप्ट शी वाज मोर ब्यूटीफुल, एक्सेप्ट शी वाज मोर रिचर। तो इस तरह से अमीषा तो जी फिर मेरे मन में बात हुई, तो मैंने फिर नितिन केनी से बात हुई मेरी, तो नितिन केनी जी को मैंने बोला, मैंने कहा देखो भाई ये बहुत बड़े घर की लड़की है, मस्जिद से आती है, सॉलिटर साथ में होते हैं, ये वो सब, ये मेहनत करेगी क्या मेहनत, बात कर लो। तो इसको मुझे सकीना बनाना पड़ेगा, इसने भारत का कुछ नहीं मालूम है, 1947 तो ये बिल्कुल नहीं जानती है। बॉम्बे की पली बड़ी रजनी पटेल की पोती है, इतने बड़े घर की लड़की है, इनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, मतलब लाइफ में बहुत कम इतने अच्छे इंसान होते हैं। इसका भाई भी बेचारा अच्छा था, सब अच्छे थे, सब ना अस्मित हाँ, वो भी बहुत अच्छा इंसान, और तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन मैंने कहा यार ये कैसे, तो फिर ये आई मेरे पास, उसने कहा मैं मेहनत करूँगी, और सामने नहीं है वो मेरे, लेकिन पीठ पीछा है उसका। शी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, जिसने कि पूरे दिल दिमाग से 6 महीने मेरे साथ मेहनत की। सुबह आती थी 2-2:30 बजे, 6 बजे तक रहती थी, और 5-6 घंटे रोज़, एक-एक डायलॉग, एक-एक सीन इसने मेरे घर पर ही आती थी, 100-100 दफ़े किया, परफॉर्म किया 100-100 दफ़े। ये ऐसे सीना तान के चलती थी, मैं इसके कंधे पे मारता था, पीठ पे मारता था। यार पुराने ज़माने में लड़कियां ऐसे कंधा झुका के चलती थी, उनकी माएँ पीठ पे कंधा मारती थी कि ऐसे क्यों सीना दिखा के चल रही है, वो ऐसा ज़माना था वो। और ये वो बहुत सारी चीज़ें इसके इनहेरेंट थी, जैसे एटीट्यूड हुआ, अमीर आदमी, ये वो सब उसके अंदर था, अमीर घर की बेटी, वो सब उसके अंदर। तो ये बेचारी ने इतनी मेहनत की कि मैंने बहुत लड़कियों के साथ काम किया। उस मामले में शी इज़ दी
शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गर्ल हु वर्कड ऑन हर सेल्फ एंड बहुत सिंसियरिटी से काम किया एंड वो सकीना बन गई और जिसका रिजल्ट गदर एक प्रेम कथा में दिखा। वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क उस लड़की ने किया। गदर फिल्म के दौरान मास के साथ बहुत सारे शूट्स हुए, कैसे जुटाई, मतलब इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा की? कहते कि कई बार पेपर में भी ऐसे ऐड दे के बुला लिया। ऐसा था 50-50 हज़ार आदमियों का क्राउड होता था। हाँ। और वो सब हम गाँव के सरपंचों के थ्रू इसके थ्रू पंजाब में पहली और सनी सर शूट कर रहे थे। हाँ। तो पंजाब के लोग बड़े कमाल हैं, जी। उनका बड़ा प्यार मिला। उन्होंने हमने फिरोजपुर में शूटिंग की 50,000 आदमियों के साथ। हाँ। तो उन्होंने कैसे हमको सहयोग दिया, वहाँ का थिएटर ओनर था, उन्होंने मुझे 50 सरपंचों से मिलाया। वो एक एक सरपंच 1000-1000 500 लोग लेके आया और बहुत ही बढ़िया रहा। और मैंने मजाक में एक दिन से मैंने कहा भाई आप 50,000 लोग चाहिए, मैं खाना भी नहीं दे सकता, पानी भी नहीं दे सकता, मैं तो पंजाब में हूँ, खाना पानी आप मुझे दो, मजाक में बोल दिया। तो एक एक सरपंच जो है अपने घर से अपनी बीवी से मेरे लिए खाना लेके आया और 50 सरपंच बैठ गए खाना खाओ। अरे मैंने कहा मैं कैसे खाऊं, 48 डिग्री का टेम्परेचर, तो मुझे एक एक से एक एक गस्सा लेना पड़ा। मैंने कहा बताओ क्या करूं? बोले मेरी बीवी ने सुबह 4 बजे उठ के डायरेक्टर साहब के लिए रोटियां बनाई हैं। पब्लिक का सपोर्ट तभी मिल गया था आपको जब इतना आप फिल्म सपोर्ट बना मिला रहे थे। था। और फिर वहाँ पर अमृतसर में लाखों लोग आ गए, ये वो तो रहा। पब्लिक बहुत डिफ़िकल्टी भी थी मगर हुआ सब। पत्थर वाले सीन में ऐसा हुआ कि नकली पत्थर बनाए थे वो ख़त्म हो गए, लोगों ने रियल पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये हैंडपंप वाला सीन कहाँ से आया? मतलब कभी नहीं हुआ था ऐसा, किसी ने नहीं किया था, कैसे आया दिमाग में कि हैंडपंप उखड़वाते हैं? देखिए क्या था कि जब वो सीन चल रहा था तो इमोशनली इस सीन के खिलाफ एक्चुअली सारे लोग थे। अच्छा। सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर 80-90% लोग इस सीन के खिलाफ थे और उनका लॉजिक राइट था। वो कहते थे ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, इंसान हैंडपंप नहीं उखाड़ सकता। कोई उखाड़ ही नहीं सकता, बेहुदा बात है और ये बहुत वाहियात है, सब ऐसा बोलते थे। 2 घंटे तक शूटिंग रुकी रही जब मैं ये करने जा रहा था तो। अच्छा। और लेकिन मैंने कहा ये करना है और मेरे मन में ऐसा आता था कि जब वो बोल दिया हिंदुस्तान जिंदा मुर्दाबाद की बात करोगे तो मुझे तो लगता था मैं बिल्डिंग उठा के फेंक दूँ। मैंने बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने बोल दिया इस्लाम कबूल है, कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद भी आप तुम मेरे से सियासत खेलोगे तो मैं तो साला बिल्डिंग उठा के आपके सर पे मार दूंगा। मेरे मन में ऐसा इमोशन आता था। वो तो हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा हैंडपम्प उखड़वाता हूँ। फव्वारा भी नहीं उखड़, वहाँ फव्वारा लगा हुआ था, बहुत सोचा फव्वारा तक पहुँचेगा कैसे, उखाड़ेगा कैसे, लॉजिक। तो मैंने कहा हैंडपम्प लगाता हूँ, तो मैंने वहीं हैंडपम्प लगवाया। और अब सब ये कैसे होगा, एक तो इस जगह हैंडपम्प नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा इमोशन है, कुछ नहीं देख रही है पब्लिक को, सिर्फ इतना मालूम है कि हैंडपम्प उखाड़ के फेंकेगा ये। मैंने फिर उनको कन्विंस किया, मैंने कहा देखो हनुमान जी ने पहाड़ उखाड़ लिया था ना इमोशन में आके, इज़ इट लॉजिकल, मगर उठा लिया। वो हनुमान जी से नहीं, हनुमान जी तो नहीं है तारा सिंह, मगर इमोशन है। मैंने कहा कृष्ण ने उठा लिया था ना कंडी उंगली से पर्वत, तो वो इमोशन है ना, इमोशन है। मैंने कहा ये भी एक इमोशन है, लॉजिक नहीं होता इमोशन का, इमोशन होता है। तो बस फिर फाइनली हुआ, रात देख लिया। आज वो तो सीन सबसे बड़ा आज सीन से बना फिल्म गदर का। 2 में वो हैंडपंप की तरफ देखता है, पब्लिक पागल हो जाती है और थिएटर में भी पब्लिक पागल हो जाती है। फिल्म आपकी बन गई, लेकिन रिलीज के टाइम बहुत बड़ा माहौल इंडस्ट्री में चल रहा था। आमिर खान की लगान रिलीज हो रही है और सामने आप गदर लेकर आ रहे हैं, और गदर में लोगों को कॉन्फिडेंस कम था कि ये क्या फिल्म बनाई है। हाँ ये तो वो था, लेकिन ठीक है, उनकी पिक्चर भी चली, हमारी भी चली, दोनों चल गई, फिल्मों का उत्सव हो गया। अच्छी बात है। 15 जून 2001 फिल्म का उत्सव का दिन मनाना चाहिए एक्चुअली उसको। इट शुड बी सेलिब्रेट लाइक द फेस्टिवल डे ऑफ द फिल्म। यस, दोनों ही फिल्में बहुत ही शानदार तरीके से चली। और कहते हैं कि गदर 2 पहले हफ्ते थोड़ी फीकी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से फैल गई। बिल्कुल फीकी नहीं रही गदर। पहले शो के बाद पागल हो गए पब्लिक। अच्छा। रात आते आते तक गदर 2 बहुत आगे निकल गई, गदर 1 लगा के ट्रैक्टर्स ये सब दिखने रात लगे। आते आते तक गदर 1 पागल कर दिया पब्लिक ने। मतलब लोग कह रहे थे क्या हो गया ये। हाँ, बहुत ज्यादा। उसके बाद आपने द हीरो बनाई सनी देओल के साथ भी, प्रियंका चोपड़ा को आपने चांस दिया। क्या देखा? आज प्रियंका इतनी बड़ी स्टार है, उस वक्त वो नई नई आई थी इंडस्ट्री में, कुछ जानती भी नहीं थी, एक्टिंग उनसे फिर आपको करवानी थी जैसे अमीषा से करवाई। नहीं, अमीषा एक्टिंग में समझदार थी, उसके साथ मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो एक्टिंग समझती थी, उसके अंदर वो इनबिल्ट था। वो सुंदर भी थी, वो अपने प्रेजेंटेबल भी थी
और उसको तजुर्बा भी था, वो मिस वर्ल्ड वगैरह, मिस यूनिवर्स वगैरह जो भी था उसने किया था, मिस वर्ल्ड शायद। तो वो उसके पास एक ट्रेनिंग भी थी, तो उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो भी बहुत सिंसियर और सिंसियर स्टूडेंट की तरह काम करती थी। और मैं एक दफ़े टीवी देख रहा था तो उसको क्राउन पहनाया जा रहा था। हाँ। तो वो क्राउन पहनाया तो मुझे ऐसे ही बैठा, मैंने कहा यार ये लड़की हीरोइन बन सकती है। मेरे बगल में एक बंदा बैठा हुआ था, वो बंदे 2 दिन के बाद आता है, सर कल ये लड़की आपसे मिलने आ रही है, कल का टाइम रख लिया परसों। मैंने कहा तू, बोले आपने बोला ये हीरोइन बन सकती है तो मेरे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप रेडी हो इसको हीरोइन का ब्रेक देने के लिए, तो मेरे लिए तो बेस्ट चीज़ है। मुझे तो कौन रेडी होता है, वो मिला दिया मुझे, उसके पिताजी आ गए, बेटी आ गई, और मैंने दूसरी मुलाकात में साइन कर लिया उनको। प्रियंका चोपड़ा ने अपने कई इंटरव्यूज में बोला है कि इंडस्ट्री से उन्हें इनिशियल रिव्यूज अच्छे नहीं मिले थे, उनके लुक्स को लेकर, उनके कलर को लेकर, उनके डांस को लेकर। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि वो नहीं कर पा रही है किसी सीन को? वो क्या हुआ, प्रियंका ने जो इंटरव्यू दिया उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्या हुआ था, उस बेचारी के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मैं, शी वॉज़ वंडरफुल, कोई इशू था ही नहीं, मैंने तो उसको साइन कर लिया था। मेरी वाइफ के हाथों से उसको चेक दिलवाया मंदिर में पहले दिन। उसके बाद मैं चला गया अमेरिका, गदर रिलीज़ हो चुकी थी, और 2 ढाई महीने के बाद मैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप वोरोप से मैं आया, तो मुझे ये पता लगा कि उसने अपना नोज़ का कुछ ऑपरेशन कराया है। तो और जूलिया रॉबर्ट बनने के चक्कर में पाउटिंग लिप्स के हिसाब से कुछ किया उसने, ये अखबारों में खबरें आ रही थी। तो मैंने कहा कमाल है, क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा तो फेस है, इसको क्या खराब करने की ज़रूरत थी। तो मैं एक दिन गया प्रवीण भाई के पास जो उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फ़ोटो मेरे सामने फेंका, बोले ये लड़की नहीं चलेगी। तो मैंने कहा कौन है ये लड़की, वो बिकनी में थी, उसने शूट उस बार में ऐसा नहीं था ना, मैंने साइन कर लिया तो दूसरा नहीं साइन कर सकता था। हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं किया था आपने। नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं थे, मैं तो आज भी नहीं करता हूँ। गई तो करने। नहीं, मैं तो आज भी नहीं हाँ। करता हूँ, मैं नहीं कर, मैं किसी कलाकार को नहीं बांधता हूँ, मेरा एक नेचर है। क्या फ़ायदा यार, सब अपना भाग ले, मुझे इस लड़की से क्यों कमाई चाहिए, छोड़ो फालतू की, हर एक का अपना नेचर होता है। तो मैंने उन्होंने बोला ये लड़की तो नहीं चलेगी। मैंने कहा कौन है ये लड़की, ये विजय गिलानी की हीरोइन है और ये उसकी शूटिंग है, वो बिकनी में ऊपर चढ़ रही है, पूल से बाहर आ रही है, ऐसा। मैंने कहा ये तो प्रियंका है ही नहीं। बोले ये प्रियंका, मैंने कहा ये प्रियंका हो ही नहीं सकती, 100। बोले प्रियंका, गलानी साहब से बात कराई, बोले हाँ ये प्रियंका ही है। मैंने कहा इतना ख़राब चेहरा है इसका, एकदम काली काली लग रही है, इतना ख़राब चेहरा है, हो क्या गया इसको। मैंने इनको बुलाया, दूसरे दिन माँ और बेटी दोनों आए, और माँ भी उनकी, मधु जी बहुत ही अच्छी हैं, और पिताजी भी उनके बेचारे बड़े शरीफ इंसान हुआ करते थे, अब तो रहे नहीं डॉक्टर साहब। तो आए तो इनकी आंखों में आंसू, बोले ऐसे ऐसा ऑपरेशन हो गया वहाँ, और मैंने देखा यहाँ ऐसा आज भी उसके निशान है, और ये ऐसा नाक थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है। बोले अब ये हो गया, इसको तो 6-8-9 महीने लगेंगे, जो भी 2-3 पिक्चरें की उन सब में से हमको अभी हटा दिया है, इससे भी हमें निकाल दिया। तो मैंने कहा कि ज़रूरत क्या थी आपको ये ऑपरेशन की, मैं अखबारों में ये सब, बोले नहीं इसलिए नहीं, हमको प्रॉब्लम हो गई थी नोज़ में, ये वो सब तो ऑपरेशन कराना पड़ा, साइनस का प्रॉब्लम था, लंदन में ऑपरेशन कराया, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसमें थोड़ा सा वो हो गया। तो और मैंने उनको एक टोकन का चेक दिया था, बोले हम आपका वेट कर रहे थे, ये चेक आप ले लो, और हम तो अभी बरेली जा रहे हैं, 6-8 महीने के बाद, साल के बाद आएंगे, फिर देखेंगे कि अब यहाँ तो कोई काम है नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, और मैं अपना वहाँ काम शुरू करूँ, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा, अपना काम तो शुरू। इसके और उनके पिताजी तो ऑलरेडी जा चुके थे आर्मी की नौकरी में वापस। ऑलमोस्ट प्रियंका वापस शिफ्ट होने की सोच रही थी बरेली। हाँ ऐसा कुछ हो रहा था कुछ दिनों के लिए, ऐसा जैसा वो सीन मुझे याद है। फिर मैंने कहा एक मिनट बैठवा, मैंने फ़ोन लगाया पंडरिता को, यशराज के, यश चोपड़ा के मेकअप मैन हुआ करते थे, और जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था तो वो BR फिल्म से ही निकले थे। वो उन दोनों श्रीदेवी, माधुरी, बड़े बड़े लोगों का अच्छे, बहुत अच्छा हाथ था, वन ऑफ द बेस्ट मेकअप मैन। मैंने इत्तेफाक से वो, और बाहर ही जा रहे थे उस ESG के ऑफिस से, मैंने कहा दादा मेरे घर आ जाओ, 2 मिनट आपको काम है। दादा आ गए, ये बैठी हुई थी, चाय वाय पीते रहे, अपना कुछ घर में जैसा, हमारे घर जैसा ही संबंध है उनसे। मैंने कहा दादा ये लड़की है, इसका क्या कर सकते हैं नोज़ का। दादा ने ऐसा नोज़ देखा, इसको नोज़ को सीधा कर सकते हैं क्या मेकअप। दादा बोले कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तीसरे दिन हमने इसका, मैंने कहा आप मत जाओ, रुक जाओ, और तीसरे दिन इसका हमने स्क्रीन टेस्ट रखा, और इनके कपड़े बनवाए, इनको विग दी गई बालों की,
मैंने कहा ऐसे शॉर्ट हेयर करो, और ये करके इनका हमने स्क्रीन टेस्ट लिया, बहुत सारे शॉर्ट्स, फोटोग्राफ ये वो सब किए, सीडी बनी। सीडी बनने के बाद वो मैंने वो एक सीडी सनी सर के पास भेजी। 2 सनी सर को कोई इससे लेना देना नहीं है कि आप किस हीरोइन को ले रहे हो, और एक प्रवीण भाई को भेजी। प्रवीण भाई ने अपने स्क्रीन पे लगाया, उनके पास बड़ा स्क्रीन था। बोले कौन है ये? मैंने कहा नई लड़की है, कैसी लग रही है? बोले ये तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा प्रैंक कही है। मैंने कहा लड़की वो होती है जो डायरेक्टर देखता है, वो नहीं होती जो आप देखते हो। तो बोला अरे, तो फिर ऐसे प्रियंका उस फिल्म, तो ये प्रियंका के साथ एक दौर गुजरा था, बहुत ही डिप्रेशन का दौर गुजरा था कुछ महीनों का, मगर उस लड़की में आग इतनी ज़्यादा थी, बात इतनी ज़्यादा थी कि वो लड़की आज देखो कहाँ आसमान छू गई। और मैं तो इसलिए उस लड़की को हमेशा एडमायर करता हूँ कि वो लड़की में था, तभी जब मिली थी तब से ही था कि कुछ है। एक उस लड़की में 2 गुण बहुत अच्छे हैं। एक तो अपने रिश्ते मेंटेन रखती है, अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए ना, रिश्ते ख़राब नहीं करती, 99% नहीं ख़राब करती है, तो पानी सर से ना निकल जाए, ग्रेसफुल रहती है सबका। दूसरा मेहनत बहुत करती है, उसकी भूख नहीं मिटती, उसको आगे बढ़ने की भूख नहीं मिटती। वो उसके अंदर ऐसा लगता है कि मैं अभी आई हूँ, अमेरिका में ऐसे काम कर रही होगी जैसे मैं न्यू कमर हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। वो उसकी यही उसका सबसे बड़ा गुण है। तो बस यही कहानी है, उसकी छोटी सी कहानी है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने उस वक्त हमें प्रेरणा दे दी। ईश्वर हमें प्रेरणा नहीं देते तो शायद वो नहीं होता, वो अपना कोई दूसरा रास्ता निकालती, लेकिन वो आती ज़रूर। हम उस दिन उसका टेस्ट लेते या ना लेते, लेकिन प्रियंका क्षितिज से दूर नहीं जाती, वो आती ज़रूर। कई बार होता है डायरेक्टर्स रिप्लेस कर देते हैं कि यार ये मेरा काम नहीं है कि एक्ट्रेस का लुक क्या है, मैं क्या ठीक करने बैठूंगा क्या, बट आप इतना इन्वॉल्व हुए, वो नहीं, मेरे बिकॉज वो लोग इतने अच्छे थे, वो इन्वॉल्वमेंट मेरा रीज़न नहीं था। इन्वॉल्वमेंट उसकी माँ, वो खुद लड़की, उनके पिताजी, वो इतने अच्छे इंसान थे और यूपी के ही थे और मैं भी यूपी का था। एक एक कनेक्शन था ऑटोमेटिक, हमारी भाषा, हमारी चीज़ें सब। तो वो उस फैमिली से एक जो कनेक्शन था, उन लोगों से जो कनेक्शन था, और मेरे वाइफ ने भी मेरे को बोला नहीं आप इसके लिए कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो। शी टोल्ड मी कि देखो बेचारी लड़की, इसका प्रॉब्लम हो गई है, इफ़ कैन बी डन समथिंग फॉर। मैं तो मुझे पूछा उसने प्रियंका के जाने के बाद, क्या सचमुच कुछ सही हो सकता है? मैंने कहा कोशिश तो कर रहा हूँ। शी टोल्ड मी कि सुमन ने मुझसे कहा, मेरी वाइफ ने, कि तुम इसके लिए कर सकते हो तो ज़रूर करो। शी डिज़र्व इट, शी इज़ वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड फैमिली। फिल्म लाइन की नहीं है, अच्छी फैमिली है, अच्छी लड़की है, और करो इसके लिए। आगे चलकर अनिल जी आपने वीर फिल्म भी की। ये वो फिल्म है जो सलमान के हार्ट के काफ़ी करीब है, क्योंकि इसकी कहानी में वो खुद इन्वॉल्व थे और आप डायरेक्टर थे और सलमान सुपरस्टार थे। तो किस तरह से ये फिल्म बनी और क्यों इस फिल्म का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया? देखिए, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। खान साहब बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही इन्वॉल्व रखने वाले व्यक्ति हैं। वो रात 2 बजे भी अगर मुझे बुलाते थे तो वो सिर्फ फिल्म का चर्चा करते थे, कोई इधर उधर की गप्पे नहीं मारते थे। समहाउ समवेयर कुछ ना कुछ स्टोरी में इशू हो गया और जो कई लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई, बट दैट्स ऑल। आपके और खान साहब के डिसएग्रीमेंट्स थे, कहते हैं कि तो होते हैं, डायरेक्टर और एक्टर के होते हैं डिसएग्रीमेंट, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स तो फिल्म के बेटरमेंट के लिए होते हैं, होते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ वजह रही, कुछ चीज़ें रही, नहीं हो पाई। अब मैं उन सब पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता। आपके और सलमान के रिश्ते पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अभी भी हम लोग मिले ही थे। वो दिन 500 करोड़ की पार्टी में वो आए ही थे, तो मिले हम लोग। चलिए बात करते हैं फाइनली गदर 2 की। इतने साल गुजर गए, 2001 में गदर फिल्म बनी थी, अगले 22 साल तक मैं नहीं मान सकती कि आपको आइडिया ही नहीं आया गदर 2 बनाने का। ऐसा क्यों हुआ कि इतना लंबा टाइम गुजरा? तो बनाना हम पिछले 10-12 साल से चाहते थे, बल्कि उससे भी पहले से। कहानी नहीं आ रही थी, 100 कहानी आई, जम नहीं रही थी। रीज़न नहीं, ये नहीं रीज़न हो रहा था। पाकिस्तान तो जाना है, सनी क्यों जाएगा पाकिस्तान? कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है सनी के लिए पाकिस्तान जाना, या जीते के लिए क्यों जाएंगे दोनों? ये बात नहीं करे। जब तक कोई ऐसी, जिस दिन ये थॉट आया दिमाग में अर्जुन अभिमन्यु का, कि अभिमन्यु गया था चक्रव्यूह में अर्जुन के लिए, और अर्जुन नहीं जा पाया क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं लगा, और हमारी कहानी में अर्जुन को पता लग गया और अर्जुन अभिमन्यु को बचाने चक्रव्यूह में जाता है। बस ये जिस दिन ये क्रैक हो गई स्टोरी, बात समझ आ गई। और फिर कास्टिंग का कैसे जमा? सनी देओल को कैसे वही लेना था, सनी देओल को सुनाया, सनी सर को अच्छा लगा। जीते तो वही जीते हो ही सकता था, उसने ही बचपन किया था उत्कर्ष, उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। सकीना ही होती थी,
बाकी हमें विलेन चाहिए था, विलेन के लिए हमने बहुत सारे लोग ढूंढे, फाइनली मनीष वाधवा पे हम हुए, और देन हमें चाहिए थी एक नई लड़की। वो नई लड़की के लिए भी बहुत सारे स्क्रीन टेस्ट हुए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, और फाइनली हमें बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एक लड़की मिली जिसका नाम है सिमरत कौर। और आज देखिए उसका गाना, उसकी चीज़ें एकदम पूरे देश में तहलका मचा रही हैं, गदर मचा रही हैं। अक्सर जब कोई फिल्म का सीक्वल बनता है तो कहानी पूरी चेंज होके आती है, लेकिन आपने जो गदर की आत्मा थी उसको जिंदा रखा। मैं पार्ट 2 सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाना चाहता था कि गदर नाम यूज़ कर रहा हूँ। मैं तारा सिंह, जीते और सकीना के परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। और इत्तेफाक से 1971 आ गया, 1971 में क्या हुआ उनके जीवन में, बस। 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई, पहला किसका कॉल आया कि फिल्म धमाल है? पहला तो मुझे सुबह सुबह 7 बजे यूट्यूब पर ही पब्लिक के रिएक्शन देख लिए मैंने, क्योंकि इन्होंने 3 बजे शो कर दिया था, और पब्लिक 10-15 वीडियोस थे। वो एकदम पागलपन हो गया वीडियो देख के एकदम। फिर मैंने सनी सर को फ़ोन किया, सनी सर भी बहुत इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से भी आंसू आ गए, मेरी वाइफ की आंखों से भी आंसू हो गए, हम तीनों ही रोने लगे, और सब बोले कि हो गया सर। क्योंकि देखिए, होना और ना होने में बड़ा फ़र्क होता है। कहने को जब हमने ये आर्मी में MOD में पिक्चर दिखाई थी, और उसके बाद आर्मी चीफ के लिए हम पिक्चर ट्रायल लेके गए थे, वहीं हमें पूरा रिएक्शन मिल गया था। वो तो पब्लिक थी, वो तो अच्छा बुरा वो उसी दिन ही बोल देती, लेकिन जब MOD में जब आर्मी चीफ के लिए हम फर्स्ट प्रिंट लेके गए रिलीज से 2 दिन पहले, और वहाँ जिस तरह से फैमिली ऑडियंस का, उन ऑडियंस का जैसा रुखाव था, जैसा उन्होंने पिक्चर के बारे में बोला, वो वंडरफुल था। सनी लंबे समय से कमबैक की कोशिश कर रहे थे, आर बाल्की की फिल्म चुप भी उन्होंने की थी, लेकिन गदर ही उन्हें वापस लेकर आई। बस गदर ने गदर मचा दिया, प्रभु की कृपा हो गई है बस। तो सनी देओल ने जब फिल्म हिट हुई तो पहली बात आपसे क्या कही थी? मुझसे बोला, यही बोला, शर्मा जी हो गया, चलो अच्छा है। जैसा सोचा था वैसा हो गया। लेकिन फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल थोड़ी नाराज नजर आई, उन्होंने ट्विटर पर अनिल शर्मा जी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये नहीं है। ऐसा है कि अब से सब बातों का कोई अर्थ रह गया है। अब उनका जो मन में था उन्होंने कहा, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो हमेशा यही बोला वो बहुत अच्छी है, अभी भी यही बोले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कीचड़ में पत्थर डालने से कीचड़ खुद पर ही आती है, तो मुझे कुछ नहीं बोलना उनके बारे में। और उत्तम सिंह जी भी कह रहे कि गानों के लिए परमिशन नहीं ली कि ऐसा होता है कि इतनी फिल्मों में आप रिप्राइज वर्जन सुनते हैं, किसी पुराने संगीतकार से परमिशन ली जाती है? कभी ली जाती है? इतने पुराने गाने तो चल रहे हैं, गदर के अंदर भी मैंने 2-3 पुराने गाने डाले हैं, उसमें ली किसी से परमिशन? मैंने नहीं ली ना, ना प्रोड्यूसर से ली, ना के सारेगामा से ली। तो जिस म्यूज़िक कंपनी के पास गाने के राइट होते हैं उनसे लिया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने उनको यहाँ बुला के गाने दिखा दिए थे रिलीज से बहुत पहले, और सुना भी दिए थे। ये मेरी भलमनसाहत थी। लेकिन उत्तम जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हैरानी की बात है, लेकिन शायद हमारे उनके बीच में बात हो गई है, अब वो ऐसा नहीं बोलेंगे। एक लम्हे में उन्होंने बोल दिया था, जिसको उन्होंने बाद में मुझे बोला भी कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा बोला भी नहीं, लोगों ने कुछ गलत समझ लिया। बहुत ही अच्छे भले इंसान है वो, इस तरह की कंट्रोवर्सी में कभी रहते नहीं। अनिल जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि फिल्मों की हीरोइन पर आपका कभी कंट्रोल नहीं रहा, और वीर में जो आपने हीरोइन ली वो कटरीना ने सजेस्ट की थी, और वो लोग चाहते थे, कहते हैं जरीन खान को कटरीना ने देखा था, और सलमान खान साहब ने सजेस्ट किया था। कटरीना तो करना चाहती थी पिक्चर। अच्छा। और अमीषा के लिए तो खैर जानते ही ये सब कि आपकी काफी और एक्ट्रेसेस देख रहे थे, लेकिन जी के कहने पर आपने अमीषा पटेल को कास्ट किया गदर में। कभी नहीं, जी के कहने पे मैं क्यों कास्ट करता हूँ? वो आपने बताया था ना, कैनी जी के कहने पर। नहीं, उनके कहने पे कभी नहीं किया जी। कि मैंने कैनी जी से कहा कि हम अमीषा को लेते, लेकिन क्या ये कर पाएगी, आप जरा इससे बात करें। अच्छा। तो कैनी जी ने उनसे बात की कि क्या आप डायरेक्टर के आपको टाइम दे पाएंगी, आपके पास समय हो पाएगा, क्योंकि वो कहो ना प्यार भी कर रही थी उन दिनों। तो उसने कहा मैं करूँगी, और उसके बाद वो बहुत कमिटेड रही। मैं जो कलाकार लेता हूँ बहुत कैटेगरीली बता देना चाहता हूँ पूरी इंडस्ट्री को भी आपके माध्यम से, कि मैं वही लेता हूँ जो मेरी कहानी में सूट होता है। किसी के कहने से मैंने आज तक कभी किसी को नहीं लिया। ये बात बहुत फ्रैंकली कहना चाहता हूँ, उसको बोल्ड अक्षरों में लिख डालिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे जो संसार कुछ कहे, लेकिन मैंने बोल दिया ना, वो संसार कुछ कहे, संसार को कहने दो ना अपनी वजह से। वो कहती है सकीना को तो शक्तिमान जी ने लिखा है।
वो कहें, आप मेरे मन से बातें निकालना चाहती है, निकाल लो, लिखे। डायरेक्टर तो कुछ करते नहीं है बेचारा, शक्तिमान जी के पास चले जाओ, पूछ लो उनसे। आपको तो बहुत बढ़िया तरीके से बातें निकालना आता है, आप निकाले जा रही हैं। बहुत इंतजार किया है आपसे बात करने के लिए और बहुत मजा आया आपसे बात करके। भाई बिल्कुल, शक्तिमान जी ने ही लिखा, शक्तिमान जी ने ही डायरेक्ट किया, खुद सकीना जी ने खुद को डायरेक्ट किया, यही सब होता रहा। हम तो बैठे हैं बस ऐसी तालियां बजा रहे हैं। ऐसा है, सबका सहयोग रहता है। शक्ति जी का भी बहुत सहयोग है उस किरदार में, क्यों नहीं होगा, राइटर हैं। सकीना जी ने उस फिल्म में काम किया है, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। सबके सहयोग से काम होता है, अकेला चना भाड़ नहीं बूझता है। मैं तो ऐसे ही लास्ट में अपना नाम देता हूँ, डायरेक्टेड भाई, देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बोलोगे तो फिल्मों में दूंगा भी नहीं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन से, इस पे बात करें? इसके बाद में बात करेंगे। जी ज़रूर, चलेगा। अनिल जी, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और आपसे बात करके बहुत मजा आया। इस इंटरव्यू में सिर्फ ये बातें नहीं थी, डायरेक्शन के साथ बातें थी। जितने भी किस्से सुना आपने, और जिसमें सबसे बढ़िया बात आपने की कि आपको कुरेदना खूब आता है और आपने कुरेद के चीजें निकाली है। चलो निकाल लो, अच्छा है। आपने इतना टाइम दिया ना मुझे आपके बारे में रिसर्च करने के लिए, इसीलिए। थैंक यू।